आगे बढ़ चढ़ के, चाहे वो लोन कराने का सिस्टम हो या कोई अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है या कोई नया उद्यम लगाना चाहता है, तो उसमें लड़कियां आगे नहीं आ पा रही हैं। सरकार की तरफ से इनको प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह के स्टेप्स उठाए जाते हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आपने कहा कि मुद्रा लोन का अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठाकर देखेंगे तो मुद्रा लोन में 80% लोन महिलाओं का है जी, और जो लोन का रिटर्न है वो इतना अच्छा है कि 98-99% लोन का रिटर्न जो महिलाओं के नाम पे होता है वो हो जाता है। अब आपने बोला कैसे एम्पावर होंगी। देखिए, विलेज एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का क्रम शुरू हुआ। 95 में शुरू हुआ, 1995 में, और 2014 तक कुल 19 लाख हमारे समूह बने, जिसमें आपको मालूम है कि आंध्रा बहुत आगे था। लेकिन आज आपको आश्चर्य होगा कि बिहार सबसे आगे है, लेकिन उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है। तो ये जो समूह केवल 19 लाख थे अखिल भारतीय स्तर पर, वह आज 14 से 22, 6 और 2 8 साल, वह 80 लाख हो गए हैं। 8 करोड़ महिलाएं आज स्वयं सहायता समूहों में भाग ले रही हैं और उसके द्वारा अपनी एक आय अर्जित कर रही हैं। तो अभी स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है, और प्रधानमंत्री जी का फोकस भी है कि देखिए, ऑल पावर इमेनेट्स फ्रॉम योर मनी पावर। तो इफ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण में पहले हाथ में अर्थ आना चाहिए, उससे स्वाभिमान आता है। चाहे 500 रुपए हो, चाहे 5000 हो, चाहे 5 लाख हो, महिला को ये लगता है ये मैंने कमाया है। और आजकल आप देखिए एफ्लुएंट फैमिलीज के भी की जो लड़कियां हैं वो कुछ ना कुछ कर रही हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर कर रही हैं। कोई फैशन डिजाइनर हो गई है, तो कोई ज्वेलरी डिजाइन कर रही है, फर्नीचर डिजाइन कर रही है, इंटीरियर्स कर रही है। पढ़ी लिखी लड़कियों जिनको अभाव नहीं है किसी चीज का, बट एक एग्जिस्टेंस कि आई हैव माई सेपरेट एग्जिस्टेंस, उसके लिए महिलाएं आजकल बहुत तत्पर हैं। तो आप ये जो कह रहे हैं, फिर दूसरा बताइए, जो ODOP चल रहा है जी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसमें अगर आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, चाहे वाराणसी का सिल्क देख लीजिए, चाहे आप लखनऊ का जरदोजी और चिकन देख लीजिए, चाहे कारपेट इंडस्ट्री, चाहे चूड़ी इंडस्ट्री, इन सब इंडस्ट्रीज में महिलाएं तो काम करती हैं। तो अगर ये ODOP स्ट्रेंथन होगा तो महिलाएं ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि वही कारीगर हैं। और जब कारीगर के हाथ में कोऑपरेटिव्स होंगी, कारीगर के हाथ में पैसा होगा, ODOP में तो आप देख रहे हैं लोगों को औजार भी दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। तो देयर इज अ बिग चेंज। काफी कुछ महिलाओं का एंटरप्रेन्योरशिप में काफी आगे बढ़ी हैं, और अभी फोर्ब्स की बुक में भी चली गई हैं। ठीक है मैम, क्योंकि चेंज की बात करी आपने, राजनीति की जो डायनेमिक्स है वो भी चाहे उत्तर प्रदेश में हो, देश में हो, थोड़ी चेंज हुई है। आप देखिए, हिमाचल में एक बार सरकार होती है, इस बार लोग कह रहे हैं टफ फाइट है, देयर इज नो क्लीन स्वीप फॉर द कांग्रेस पार्टी। उत्तराखंड में रिपीट नहीं होती थी, सरकार रिपीट हो गई। गुजरात में जो इनिशियल टॉक्स है, लोग कह रहे हैं बीजेपी इज फार मोर अहेड देन अदर पार्टीज। यूपी में इतने सालों बाद सरकार रिपीट हुई बीजेपी की। तो ये चेंज ऑफ डायनेमिक्स पॉलिटिक्स कैसे हुआ, क्यों हुआ, और बीजेपी ने कैसे किया? देखिए, हम लोग अगर आप उठाकर इतिहास देखें तो हम लोगों में जैसे कहते हैं ना कि जो आपका नेतृत्व करता है उसमें ईश्वर का अंश होता है, यानी कि उससे लोग उम्मीदें बहुत करते हैं, हो ना हो। हमारे यहाँ जब भी वोट पड़े हैं नेशनल लेवल पर, तो उसमें और स्टेट लेवल पर कौन हमें लीड करेगा ये देखा जाता है। शुरू में तो कांग्रेस थी, तब कुछ था नहीं। जब उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स खड़े हुए, जब कांग्रेस ने लोगों के जो इच्छाएं थी, जो उनकी सोच थी, उसके अनुरूप काम नहीं किया, बहुत सारी लीडरशिप डेवलप हुई, नेशनल लेवल पर हुई, स्टेट लेवल पर हुई, रीजनल लेवल पर हुई। तो तब लोगों ने चूज करना शुरू किया। तो पहले लीडरशिप, सबसे पहली आवश्यकता होती है कि लीडर में विश्वास हो, और आज नरेंद्र मोदी जी में और योगी जी में लोगों का जबरदस्त विश्वास है। जब चुनाव शुरू होने लगता है तो लोग कहते हैं, आप लोगों के सर्वेस कहते हैं टफ है ये वो, और जब मोदी जी उतर के संवाद करते हैं, देखिए मोदी जी का जो कनेक्ट है वो डायरेक्टली विद द वोटर नहीं, पब्लिक है। वो लोगों के दिल से दिल को जैसे कहते हैं ना, जुड़ जाते हैं उनसे। तो उनकी ओरेटरी, उनका चिंतन, उनकी मेहनत, भाई जिस प्रधानमंत्री ने 8 वर्षों में
एक दिन की भी छुट्टी ना ली हो, वेकेशन ना लिया हो, 16 घंटे काम करते हो और चेहरे पे वही रौनक रहे, तो मैं ये समझती हूँ कि ही इज डेडिकेटेड टू द नेशन। और इसी वजह से उनके नेतृत्व में और अब योगी जी के नेतृत्व में भी उत्तर प्रदेश को इतना अटूट विश्वास है। ये उस विश्वास का नतीजा है। एक दूसरा जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम चला, गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम चला है एनडीए सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ पर योगी जी के नेतृत्व में, उसका भी बहुत जबरदस्त असर हुआ है। तो आज अगर आप गांव में जाएंगे तो लोगों को भले ही अभाव है, कोई कहेगा सड़क नहीं है, कोई कहेगा पानी चाहिए, लेकिन वो ये सब जानते हैं कि हमको कोविड से और महामारी से बचाया मोदी जी ने, हमको अनाज पहुंचाया, हमारे बच्चों को भूखे नहीं मरने दिया। और आज की तारीख में उनको विश्वास है कि अगर कुछ होगा तो यही लोग करेंगे, क्योंकि घर मिला है, चूल्हे मिले हैं, कार्ड्स मिले हैं आयुष्मान भारत के, और पेंशन देखिए कहाँ से कहाँ चली गई, चाहे वो विधवा हो, वृद्धा हो या विकलांग हो, सबकी पेंशन 300 थी 14 में, 17 में, और आज उत्तर प्रदेश में 1000 हो गई है। बहुत सारे प्रदेशों में 1500 2000 भी है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि काम बहुत अच्छे हुए हैं और उसकी वजह से भी, और लॉ एंड ऑर्डर यूपी में विशेषकर पहले से बहुत अच्छा हुआ है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो करीब करीब समाप्त हो गई है। इंडिविजुअल क्राइम है जी, चिंता का विषय है, उससे भी जूझा जाएगा। बट आई फील दैट मोदी जी का नेतृत्व और उत्तर प्रदेश में योगी जी का, यही हमारा मिरेकल है जी। दूसरा मिरेकल नहीं है। मैम एक पॉलिटिकल सवाल करूंगा मैं आपसे। कुछ समय पहले साक्षी महाराज का एक बयान आया था लव जिहाद के रिगार्डिंग, उसको कोट करूंगा मैं, फिर उसके बाद उससे रिगार्डिंग सवाल पूछूंगा। उनका ये कहना था कि हिंदू लड़कियों को ये समझना चाहिए कि उनका वाला अब्दुल उस आफ्ताब की तरह नहीं है। मेरा सीधा सीधा कंसर्न ये है कि चूंकि आप पूर्व मंत्री भी रही हैं, उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह जानती भी हैं, उत्तर प्रदेश में जो लव जिहाद से जुड़े हुए मामले आ रहे हैं, बहुत संगीन मामले आ रहे हैं, और उसका शिकार ज्यादातर हिंदू लड़कियां हो रही हैं। छल पूर्वक छद्म वेशधारी लोग आके इनको शिकार बना रहे हैं। उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है गवर्नमेंट का? नहीं, आप तो देख ही रहे, हर स्टेट अपना लॉ ला रहा है, और कोई कंपल्शन के साथ कोई ड्यूप करके अगर करे तो ये तो अनलॉफुल है। उस पर तो कानून की अपनी व्यवस्था है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने तो यूपी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांगा है कि आप हमको रोड मैप बताइए, प्लान बताइए कैसे करेंगे। देखिए इट्स ए सीरियस इशू। जितना ज्यादा समाज खुलता जाएगा, जितना ज्यादा लड़के लड़कियों में इंटरेक्शन होगा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं आएंगी। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, तो बात आपकी सच है कि ज्यादातर मुस्लिम लड़के ही इसमें लड़कियों को ले जा रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम हर जगह आता है। आप देखिए, मैंने देखा है इतनी लव मैरिजेस हो रही हैं और फटाफट टूट रही हैं। जो डिवोर्सेस के केसेस, जो एट्रोसिटीज के केसेस, महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले आ रहे, एक साल और इनके खिलाफ जब शादी नहीं चलती है। मैम इनके खिलाफ जब एक्शन लिया जा रहा है तो फिर एक धर्म विशेष को आपत्ति होती है। उनका ये कहना होता है कि हमारे लड़कों को नाहक परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना तो अपने धर्म के अंदर महिलाओं पे उत्पीड़न करो, ना ही आप झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराइए। कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता कि आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराइए। और अगर ये हो तो इट्स अनलॉफुल एक्ट। उसके लिए कानून बना है, एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए, और सबने बना दिया है। यूपी ने, मध्य प्रदेश ने, जगह जगह मेरे ख्याल से कर्नाटक ने भी बना दिया। देश की जो सबसे चर्चित इस वक्त खबर है वो आफ्ताब और श्रद्धा, जघन्य अपराध, 35 टुकड़े। अब आप जब लोग कह रहे हैं कि नारा लगता था सर तन से जुदा, लव जिहाद, गजवाए हिंद, तो लोग मानते नहीं थे। अब ये सामने सारे चीज पैमाने पर खड़े हुए हैं, तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? देखिए सरकार तो कर रही है ना, कानून बना रही है, कानून को इम्प्लीमेंट कर रही है, पकड़ रही है, और मीडिया सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आज से 20 साल पहले मीडिया नहीं था इतना एक्टिव जितना आज है। मुझे मालूम है 80s में 90s में तो हमको खबर खोजनी पड़ती थी। ऐसा एक टाइम था जब हमको जाकर लाइब्रेरी में किताबों में से फैक्ट्स निकालने पड़ते थे। आज तो फिंगर टिप पे सब कुछ है, पूरी दुनिया है, पूरी एक्चुअली 24/7 न्यूज है। तो आप लोगों ने इतना समाज को जागरूक कर दिया है कि सरकारों को उसके अनुरूप कानून बनाने हैं, सरकारें बना रही हैं। बहुत संवेदनशील विषय है, इस विषय पे कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर समाज को अपने आप को इंटरनली सुधारने की आवश्यकता है, और अगर कोई नहीं सुधरता है तो उसके खिलाफ कानून है, उसको सख्ती से लागू होना चाहिए। जी मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल धर्म परिवर्तन से जुड़ा आपसे करना चाहता हूँ।
कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा था कि धर्म परिवर्तन के मामले में इस तरह के जो मामले संज्ञान में आ रहे हैं उसके लिए केंद्र सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। मैं आपको अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं। बरेली में 100 लोगों के धर्म परिवर्तन का मामला आया था। इससे पहले मेरठ में भी आया था, इससे पहले उन्नाव में आया था। इधर कुछ दिनों में देखा गया है कि संडे को जो चंगाई सभा की जा रही है क्रिश्चियंस के द्वारा, उनके जरिए भी बहुत सारे कन्वर्जन्स के प्रयास हो रहे हैं। उन्नाव में इस तरह का एक केस आया था जिसमें वहां के जिस घर पे प्रार्थना हो रही थी वहां पे पुलिस बल आ गया, फिर लोगों ने हमला बोल दिया, गांव वालों ने। बाद में पता चला कि गाय भैंस या इस तरह की चीजों का लालच देके कन्वर्जन कराया जा रहा है। मेरठ में जो केस आया था उसमें भी ये कहा जा रहा था कि मूर्तियां फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है, तो सरकार इस तरह का कौन सा ठोस कदम उठा रही है ताकि हिंदू हितों की संरक्षा की जा सके और जो उनका अपना स्वाभिमान है वो बरकरार रख सके। देखिए, मेरा मन इस बात में, मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल साफ है। सीधी सी बात है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, आपको फ्रीडम ऑफ, आपको ये स्वतंत्रता देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार करें। पर आपको ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप छल करें, यह स्वतंत्रता है कि आप लोगों को लालच दें, यह स्वतंत्रता नहीं है कि आप जबरदस्ती लोगों का परिवर्तन करें। और यही नहीं, ट्राइबल एरियाज में भी शिकायतें बहुत ज्यादा हैं। तो इन सबके लिए ही तो ये सब कानून अब मजबूत किए जा रहे हैं, जिन कानूनों के माध्यम से ये प्रयास है कि इस तरह की बातों पर अंकुश लगे। अल्टीमेटली तो लॉ को अपने इसलिए कि हिंदू समाज में उबाल आ रहा है। ग्राहम स्टेन्स का मामला आपको याद होगा, वहां भी हिंदू समाज का उबाल था ही। लेकिन जब देश का कानून काम कर रहा है, जब सरकारें संवेदनशील हैं और इस पे सख्ती से काम कर रही हैं, तो मैं ये कभी नहीं कहूंगी हम लोग कानून अपने हाथ में लें। कानून अपने हाथ में लेना तो अराजकता की ओर आगे बढ़ना होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकारों को भी और कानून को इतना एक्टिव दिखना चाहिए। अब देखिए, आप पॉक्सो है, महिलाओं पर पीड़न, आप देखिए कितना टाइम लगता है उसके इन्वेस्टिगेशन में, फिर उसके बाद चार्जशीट फाइल होने में 20-20 साल केसेस डिसाइड नहीं होते। तो देश के कानून को, इन प्रोसेसेस को आप ठीक कर दीजिए, तो चाहे वो महिला उत्पीड़न हो, चाहे बच्चों के ऊपर दिक्कत हो, या अन्य केस हो, या लव जिहाद की बात हो, या कन्वर्जन की बात हो। अगर 6 महीने साल भर में सारे केसेस को आप सॉल्व कर दीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ क्राइम अपने आप बनिए। इट्स अ फॉर्म ऑफ क्राइम। आप ये तो आप कानून को अगर तीव्र नहीं करेंगे, छोटे छोटे बच्चों का, आज ही मैं रेट पढ़ रही थी कि पॉक्सो में कुल जो फाइनली कन्विक्शन का रेट है, या डिस्पोजल, नॉट कन्विक्शन, डिस्पोजल ऑफ द केस, 29%। आप बताइए, 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस भारत में हैं, 29% आप 10-10 साल, 20-20 साल चलाते हैं। तो इसी तरह जो आप कह रहे हैं, अगर उद्वेलना है और कानून तेज कर दीजिए तो उद्वेलना शांत हो जाएगी। आपके पड़ोस में कोई क्राइम होती है और उस पर अगर साल भर में डिसीजन हो जाए तो जनता प्रसन्न रहेगी, संतुष्ट रहेगी। वरना तो भाई लोगों के परसेप्शंस को तो आप रोक नहीं पाएंगे। तो आई थिंक हमारे लीगल प्रोसेसेस को, जुडिशियल प्रोसेसेस को बहुत तेज करना पड़ेगा, और कोई तरीका क्राइम को रोकने का नहीं है। चाहे वो आप इसको आप रिलीजियस क्राइम कहिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कहिए, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन कहिए, इसके लिए तो भाई एक ही तरीका है। अब इस पे सोचना चाहिए। आपने देखा कि अभी ललित जस्टिस, चीफ जस्टिस ललित जी ने यही कहा था, प्रोसेसेस को तेज करने के लिए कैसे हम डिस्पोजल ऑफ केसेस को तेज करें, उसका पूरा एक सिस्टम बनाया है। लॉ कमीशन इस पे काम कर रहा है, नए चीफ जस्टिस भी बहुत इसको चाहते हैं। तभी देखिए सवाल, अभी गवर्नमेंट ने कहा मुझे टाइम दीजिए, हम स्टडी करके आपको बताएंगे कि कैसे करेंगे। तो एवरीबडी हैज टू एक्ट एंड द गवर्नमेंट इज द कस्टोडियन। तो गवर्नमेंट को तो सबसे ज्यादा तेज होना पड़ेगा, तभी रुकेगा, वरना तो क्योस होगा। समाज में तो क्योस होते हैं। ठीक है मैम, एक सवाल और, क्योंकि आप गृहिणी भी हैं। विपक्ष बार बार कहता है कि साहब 2 इश्यूज हैं जिसको मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी रिजिम एड्रेस नहीं कर पा रही। पहला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी। भाई देखिए, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं इसलिए हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2008 के बाद सबसे बड़ी मंदी अगर आई है तो कोरोना के पीरियड से आई, और अब प्रेडिक्शन है कि 2023 और 2024
पूरे विश्व के लिए जबरदस्त आर्थिक मंदी का दौर लाने वाली है। ऐसे में अगर हमारा रुपये बहुत ज्यादा पैसा, आप जापान को देख लीजिए, आप चाइना की हालत देख लीजिए, आप यूरोप की हालत देख लीजिए। आज आपको तो खुश होना चाहिए कि आज हम लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन को पीछे करके और एक पदान आगे हम विश्व अर्थव्यवस्था में अपना उठे ऊपर आए हैं। इस समय जर्मनी क्रम्बल कर रहा है। ग्रेट ब्रिटेन में 3 प्राइम मिनिस्टर बदल गए महंगाई के इशू पर। कितने दिन में? 6 महीने के अंदर। लेकिन अभी भी हमारा रिजर्व बैंक ठीक काम कर रहा है। अभी आपने देखा कि जो आपके प्राइस इंडेक्स है, आपका जो खुदरा उसमें वो अभी गिरा है 7%, 7.3, 7.4 मैंने आज से 3-4 दिन पहले देखा था, जबकि आज से कोई 6 महीने पहले डबल डिजिट में महंगाई के आंकड़े पहुंच गए थे, अब नहीं है। तो मैं ये कहूंगी कि हमारा अन्न कितना ज्यादा, कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा फ्रूट ग्रेन का प्रोडक्शन इंडिया ने किया। हम अपने अपने तरीके निकाल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगा रहे हैं, इंपोर्ट पर पाबंदी लगा रहे हैं, अपने देश में अनाज सही दाम पर मिले। 80 करोड़ लोगों को अनाज का वितरण किया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ अभी जॉब्स का देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज और अभी पिछले महीने और 1 महीने में 1.5 महीने के अंदर 70 और 75 1,45,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स निकाल दी। स्टेट गवर्नमेंट लाखों जॉब्स निकाल रही है। रोज रोजगार मेले लग रहे हैं। तो आज अभी आपने फिर देखा कि आज सीतारमन जी का मैंने पढ़ा है कि वो जो इस समय लोगों से बात कर रही हैं कि भाई बजट में क्या करें, एक ही बात उभर कर आ रही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सबसे ज्यादा जोर दीजिए। तो सरकार, चाहे वो अभी यूपी का भी आ गया, फरवरी में 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स की कोशिश यूपी कर रहा है। तो भाई नई कंपनीज आएंगी, नई फैक्ट्रीज आएंगी। मेरे अपने जनपद में भले एक आध पीएसयू बंद हुआ है, लेकिन छोटे छोटे 250 करोड़, 150 करोड़, 50 करोड़ के 4-5 यूनिट्स खड़ी हो गई हैं। कहीं 100 लोगों को नौकरी है, कहीं 500 को। तो मैं समझती हूँ कि ये जो उत्तर प्रदेश का जो अब माहौल बना है इन्वेस्टमेंट का, मेरे प्रदेश में तो आने वाले 2-3 सालों में जॉब जनरेशन, एंड इट्स ए वर्ल्ड क्राइसिस। प्लीज बात समझकर चले। हम लोग सब परेशान हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु विश्वास है कि जो इस तरह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार अपने बजट्स को हैंडल कर रही है, इसको भी हम मैनेज करेंगे। जी मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। कुछ समय पहले पीएफआई के खिलाफ एक्शन हुआ, उसके तमाम सदस्यों को अरेस्ट किया गया। पीएफआई कुछ और नहीं था, सिमी का ही रूप था। सिमी पे जब बैन लगा, पीएफआई के रूप में आया। पीएफआई पे बैन जिस दिन लगा, उस दिन ये खबर आई थी कि उसके और भी आनुषंगिक संगठन खड़े हो गए हैं। इस बीच में कुछ और भी गिरफ्तारियां हुई हैं पीएफआई से जुड़े लोगों की। गवर्नमेंट का क्या प्लान है इस तरह की चीजों को रोकने का कि पीएफआई की जगह पे दूसरे जो आनुषंगिक संगठन इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ उनके एक्शन लेने से पहले ही गवर्नमेंट एक्शन ले ले, इस तरह का क्या प्लान है? देखिए, सबसे बड़ा जो संस्था खड़ी करी गई पहले नहीं थी, एनआईए। जी, एनआईए इज वन इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू पूरे कंट्री में नेटवर्किंग को रोका जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है। और आपने अभी देखा जब पीएफआई पर हुआ, 100 जगहों पर छापा पड़ा और एक साथ, और किसी को पता नहीं था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट्स को तक नहीं बताता, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे नॉन बीजेपी हो। तो आई थिंक इस तरह की जो यूनिट्स हैं हमारी, ये जितनी एक्टिव होंगी। एक दूसरा, जैसा कि है कि भी शुरू से ही जो इस तरह के संगठन हैं, जो हमेशा से ही सन 52 से ही उनके ऊपर समय समय पर बाधाएं लगती रहीं, ऐसे लोगों को पनपने नहीं देना चाहिए। निप देम इन द बड। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जानकर भी नहीं करती हैं। तो इसीलिए एनआईए को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और अभी एक नया आप देखिएगा संशोधन भी होने जा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे उसमें। साउथ से खतरे के संकेत तो मिल रहे हैं। आप देखेंगे कि अब सेंट्रलाइज करके जिस तरह से इसको, और विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को चाहिए कि इसमें कोऑपरेट करें। और अब ये अभी बहुत कम हो भी रहा है, लेकिन इस तरह के संगठनों को तोड़ देंगे तो टेररिज्म हमारा समाप्त हो जाएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जिन लोगों को फंडिंग आती है बाहर से, उस पर रोक लगा दी गई है। जिस प्रकार की सुविधाएं कश्मीर में ही देख लीजिए, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे उनको मिल रही थी, वो सब रोक दी गई हैं। तो मेरे ख्याल से अभी जो
क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो अब आ रहा है, लॉज बन रहे हैं, वो सब इसीलिए तो हो रहा है कि बाहर की एक्सटर्नल फंडिंग बंद हो जाए। कितने हजारों जो आपके एनजीओज हैं जिनको FRCA से पैसा मिलता था, फॉरेन फंडिंग, उनको रोक दिया गया है। अब फॉरेन फंडिंग पर भी पाबंदी लगाई। तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच यू सी, नथिंग कैन हैपन ओवरनाइट। अगर हम ये सोचें कि एक रात में सब बदल जाएगा तो ये संभव नहीं है। 140 करोड़ का देश है, सजग रहना होगा और सरकार हमारी सजग है। तो मुझे लगता है कि अब कंट्रोल में आ रही हैं चीजें। देखिए वेस्टर्न यूपी में पहले कितना होता था, बंद है। ईस्टर्न यूपी में कितना होता था, बंद है। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में एक भी राइट नहीं हुआ। तो अब धीरे धीरे लोग भी समझ रहे हैं। बट एक बात है, जितने जल्दी हम अपने आप को फिनेंशियली इकोनॉमिकली स्ट्रांग करेंगे, अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करने पे लगी है सरकार। अरे आप बताइए कि 101 यूनिकॉर्न खड़े कर दिए हम लोगों ने 4-5 सालों में। सारी दुनिया क्रम्बल करी और 7,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी 101 खड़ी हो गई। इट्स अ मिरेकल। और जिस तरह से आपने करीब करीब 60,000 हमारे स्टार्टअप्स खड़े हो गए इस देश में। तो यूथ हमारा जो अब आ रहा है बहुत ही एम्बिशियस है और जो यंग जनरेशन है वो रास्ते निकाल रही है।